अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। पिछले दिनों इमोशंस के टॉपिक के ऊपर कुछ डिस्कशंस करने का इत्तेफाक हुआ। तो एक क्वेश्चन ये सामने आया है कि क्या हम अपने इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं, या एज ह्यूमन क्या हमारे पास कोई ऐसी कैपेसिटी है कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकें। तो इस हवाले से जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर हम साइंस के हवाले से इमोशंस को रिसर्च करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इमोशंस इतने कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है कि साइंस अभी तक किसी कंक्लूसिव डेफिनेशन तक नहीं पहुंच सकी जिससे हम इमोशंस को एक्सप्लेन कर सकें। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे फील्ड ऑफ नॉलेज ऐसे हैं जो हमें इमोशंस के बारे में बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस देते हैं, जिससे हम इमोशंस की नेचर और डायनेमिक्स को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। ये इंफॉर्मेशन हमें इमोशंस को सिंपल फीलिंग्स में भी डिफाइन करती है, और कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल रिएक्शंस से जो हमारे अंदर हार्मोन पैदा होते हैं और जिससे इमोशनल रिएक्शंस पैदा होते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन भी हमें अवेलेबल होती है। कुछ लोगों की रिसर्च जो है वो इमोशंस को सिर्फ फिजिकल डोमेन के अंदर एक्सप्लेन करती है, और बहुत सारे लोगों ने इमोशंस को स्पिरिचुअल डोमेन के अंदर भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। लेकिन हमारी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर हम जिस तरीके से इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं, अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग को हासिल किया जाए तो हमें पता चलता है कि आम इंसान के लिए इमोशंस जो हैं वो गुड या बैड फीलिंग्स हैं जो हमारे अंदर पैदा होती हैं। और अगर ये पता किया जाए कि ये फीलिंग्स कैसे पैदा होती हैं, तो आम लोगों का मानना, बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि जो हमारे इर्द गिर्द हमारे हालात में, हमारे एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस, जो हमारी बैरूनी दुनिया है, इसके अंदर जो एक्टिविटीज हो रही होती हैं, उसके नतीजे में हमारे अंदर इमोशनल रिस्पॉन्सेस पैदा होते हैं। हमारे एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस के अंदर वो लोग शामिल हैं जिनसे हम इंटरेक्ट करते हैं, हालात शामिल हैं, वाक़यात शामिल हैं, इवेंट्स हैं और सर्कमस्टांसेस हैं। तो इनके अंदर जो एक्टिविटीज होती हैं वो हमारे अंदर इमोशनल रिस्पॉन्स या फीलिंग्स पैदा करती हैं। साइकोलॉजी की जुबान में ये जितनी एक्टिविटीज हैं या जो कुछ भी जिसकी वजह से भी हमारे अंदर रिस्पॉन्सेस पैदा होते हैं, इन्हें हम ट्रिगर या स्टिमुलस कहते हैं। आमतौर पे इमोशंस को दो ब्रॉडर कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है, पॉजिटिव इमोशंस और नेगेटिव इमोशंस। पॉजिटिव इमोशंस वो इमोशंस हैं जो हमारे अंदर गुड फीलिंग्स पैदा करते हैं, लाइक लव, पीस, जॉय, हार्मनी, ट्रंक्विलिटी। और नेगेटिव इमोशंस वही हैं जो हमारे अंदर नेगेटिव फीलिंग्स पैदा करते हैं, जिनके अंदर माइल्ड इरिटेशन या हल्के फुल्के गुस्से से लेकर इसकी एक्यूट फॉर्म्स हैं डिप्रेशन, एंजाइटी और गिल्ट, शेम और फियर। नेगेटिव इमोशंस को स्ट्रेस इमोशंस भी कहा जाता है और इनको पेन इमोशंस भी कहा जाता है। साइंटिफिक रिसर्च हमें ये बताती है कि जो क्रॉनिक किस्म की बीमारियां हैं, उनमें स्ट्रेस इमोशंस जो हैं वो एक कलीदी किरदार की हैसियत रखते हैं। इनका एक मेन रोल है क्रॉनिक डिजीज के अंदर। और इसी तरीके से जो पॉजिटिव इमोशंस हैं वो बीमारी के अंदर हीलिंग प्रोसेस को भी तेज कर देते हैं। और इसके अलावा पॉजिटिव इमोशंस जो है हमारी एक मजमूई जो 360 डिग्री वेलबीइंग है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हम अपने इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं? क्या हम अपने आप को इस काबिल बना सकते हैं कि हमारा रुझान जो है वो ज्यादा पॉजिटिव इमोशंस की तरफ रहे, ताकि हमारे अंदर पॉजिटिव इमोशंस की जो गुड एनर्जी है उसकी वजह से वेलबीइंग ज्यादा पैदा हो सके, और हम अपनी विल से, अपनी मर्जी से नेगेटिव इमोशंस को कुछ मैनेज कर सकें। यहां पे मैं आपको एरिस्टोटल का एक कोट शेयर करना चाहता हूं। एरिस्टोटल कहता है कि हर इंसान के पास ये काबिलियत है कि वो गुस्सा कर सकता है, लेकिन सही वक्त के ऊपर, सही इंसान के साथ, सही मिकदार के अंदर, सही मकसद के लिए और सही तरीके से गुस्सा करना हर इंसान की काबिलियत नहीं, और ये मुश्किल काम है। तो जब हम इमोशनल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हमें इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इमोशनल मैनेजमेंट जो है वो किसी गुस्से को या किसी बैड फीलिंग्स को दबा देने का या डिनाई करने का या सप्रेस करने का नाम नहीं है, बल्कि उसको मैनेज करने का नाम है। इमोशनल मैनेजमेंट जो है वो किसी ऑन ऑफ स्विच की तरह नहीं है, या टीवी चैनल्स की तरह नहीं है कि आपने बटन दबाया और स्विच ऑन हो गया, आपने बटन दबाया और चैनल चेंज हो गया। बल्कि इमोशनल मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग जो है वो थर्मोस्टेट की तरह है कि हमें अपने इमोशंस को मैनेज करना होता है, उनको डिनाई या सप्रेस नहीं करना होता।
इमोशनल मैनेजमेंट को जब लर्न करने की बात की जाती है तो उसके अंदर दो अहम नुकात हैं। नंबर वन एक बिलीव है और दूसरी एक अंडरस्टैंडिंग है। बिलीव ये है कि हमें इस बात को मानना है, यकीन कर लेना है कि इंसान के अंदर इमोशनल मैनेजमेंट की, अपने इमोशंस को बेहतर बनाने की कैपेसिटी हासिल है। साइंस भी हमें ये बताती है कि हमारे ब्रेन का जो फ्रंटल लोब है, जिसको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, जो इंसान की ओवरऑल पर्सनैलिटीज और थॉट्स को मैनेज करने में मदद देता है, तो इसके अंदर न्यू ब्रेन स्ट्रक्चर्स डेवलप करने की कैपेसिटी है और ये ब्रेन स्ट्रक्चर्स हमारी इमोशनल मैनेजमेंट में भी हेल्प करते हैं। जो लोग ये बिलीव करते हैं कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल या मैनेज कर सकते हैं, तो जब उन्हें इमोशनली चैलेंजिंग सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है तो वो नेगेटिव इमोशन से बॉग डाउन नहीं होते, बल्कि वो इस बात को जहन में रखते हैं कि उन्होंने नेगेटिव इमोशंस को मैनेज करना है और जो उनकी चैलेंजिंग सिचुएशंस हैं वो उसमें से लर्निंग अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ लेते हैं। जब वो अपनी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ लेते हैं तो वो प्रॉब्लम्स के ऊपर कम फोकस करते हैं और फिर वो सॉल्यूशंस के ऊपर ज्यादा फोकस करना शुरू कर देते हैं। प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करने से एक नेगेटिव इमोशंस का साइक्लिक रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाता है। सॉल्यूशंस आपको होप देते हैं, जबकि प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको फियर्स देती हैं। तो जब आप प्रॉब्लम्स के ऊपर ओवर ड्यू किस्म का फोकस करते हैं, सारे दिन के अंदर आप अपनी प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करते हैं और उसके बारे में डिस्कस करते रहते हैं, तो इसकी वजह से हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस जो हैं वो बार बार पैदा होते हैं और नेगेटिव इमोशंस ज़्यादा होने की वजह से आपके लिए मेंटल पेन भी ज़्यादा हो जाती है और आपके लिए फिजिकल पेन भी ज़्यादा हो जाती है। और जब पेन ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से और बैड इमोशंस और नेगेटिव इमोशंस पैदा होते हैं, तो ये एक साइक्लिक रिस्पॉन्स बन जाता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जनाब एक बिलीफ अडॉप्ट कीजिए जिससे आपके पास एक रूम, एक स्पेस अवेलेबल हो जाती है जिसके अंदर आप अपनी इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है कि एक अंडरस्टैंडिंग, रादर दैट इज क्लैरिफिकेशन ऑफ अ मिसअंडरस्टैंडिंग, कि जैसे आमतौर के ऊपर चूंकि लोग ये बिलीव करते हैं कि हमारे इमोशंस जो हैं वो एक्सटर्नल स्टिमुलस या ट्रिगर्स की वजह से, बहुत सारे बैरूनी अवामिल की वजह से हमारे अंदर इमोशंस पैदा होते हैं, और चूंकि हम उन अवामिल को, उन ट्रिगर्स को हम कंट्रोल नहीं कर पाते, हम लोगों के बिहेवियर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम वाकयात को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इसलिए हम अपने इमोशंस को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तो मिसअंडरस्टैंडिंग जहाँ पे ये है कि साइंस हमें ये बताती है कि हमारे इमोशंस जो हैं उनका दारोमदार एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस के ऊपर बहुत कम होता है और हमारी थॉट्स के ऊपर इसका दारोमदार ज्यादा होता है। इनफैक्ट जो इमोशंस हमारे अंदर पैदा होते हैं वो एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से नहीं पैदा होते, बल्कि उस स्टिमुलस या उस ट्रिगर के साथ जो हमारी थॉट्स अटैच हुई होती हैं, उन थॉट्स के प्रोसेस होने की वजह से हमारे अंदर वो रिस्पॉन्सेस पैदा होते हैं। चूंकि आमतौर के ऊपर ट्रिगर जो है उनका हैपन होना, उनका फायर होना और आपके अंदर इमोशनल रिस्पॉन्स का पैदा होना, ये इतना तेज और रैपिड अमल होता है कि इसके दरमियान में थॉट्स अपना क्या रोल प्ले करती हैं वो हम मिस कर जाते हैं। हम अपनी थॉट्स को उस वक्त ऑब्जर्व कर पाते हैं जिस वक्त हमारे अंदर एक सुकून होता है, जब हम स्टिमुलस के अंदर और अपने इमोशंस के अंदर एक गैप क्रिएट कर देते हैं। हम ऑटोमेटिक के ऊपर जो है इमोशनल रिस्पॉन्स नहीं पेश करते, बल्कि हम अपने रिस्पॉन्स को अपनी विल से, अपनी मर्जी से पेश करते हैं। शेक्सपियर का एक ड्रामा है हैमलेट, उसका एक कोट है कि देयर इज नथिंग गुड और बैड, इट इज आवर थॉट्स दैट मेक्स इट सो। साइंस भी अब हमें यही बात प्रूव करके बताती है, जो किसी भी इमोशनल रिएक्शन जो हमारे अंदर पैदा होता है, जो उसके साथ अटैच थॉट्स होती हैं, अगर हम उन थॉट्स को चेंज कर लें तो हमारा इमोशनल रिस्पॉन्स भी चेंज हो जाता है। मैं आपको एक मिसाल से ये समझाने की कोशिश करता हूं कि आजकल डॉलर की कीमत जो है वो बढ़ती जा रही है। अगर डॉलर की कीमत बढ़ने को अगर हम एक ट्रिगर तस्लीम कर लें तो ये हमारे अंदर मुख्तलिफ किस्म के इमोशंस पैदा कर सकता है। अगर हमारी थॉट्स ये कहती हैं डॉलर की कीमत ज़्यादा होने से महंगाई ज़्यादा हो जाएगी और आपके लिए लाइफ का गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा, आपकी तकलीफें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, तो डेफिनेटली जैसे जैसे ये डॉलर की कीमत ऊपर जाती जाएगी आपके अंदर एंजाइटी और डिप्रेशन और गुस्सा जो है वो भी ज़्यादा होता जाएगा।
लेकिन अगर आप अपनी थॉट्स को रीफ्रेम कर लेते हैं कि डॉलर की कीमत अगर बेशक ज़्यादा हो रही है और आप ग्रेटफुल माइंड के साथ इस बात के ऊपर सोच लेते हैं कि ठीक है, ये एक मुश्किल वक्त आया है लेकिन मुझे इसमें से गुजरना है और मुझे सब्र के साथ, पेशेंस के साथ और बगैर गुस्सा किए इस मुश्किल टाइम में से गुजरना है, तो इसके बाद अगर डॉलर की कीमत थोड़ी सी और भी ऊपर चली जाती है तो आपके अंदर उतना बैड फीलिंग्स क्रिएट नहीं होती। इसकी सेकंड एग्जांपल मैं आपको इस तरह दे सकता हूँ कि अगर आपकी लाइफ के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से, जिनके रवैयों की वजह से आपके अंदर बैड इमोशंस क्रिएट होते हैं। वो इसलिए बैड इमोशंस क्रिएट होते हैं क्योंकि उसके साथ आपकी थॉट्स इन्वॉल्व हैं। जब आपके साथ कोई बुरा बोलता है या ऊंचा बोलता है तो आपको डिसरिस्पेक्ट फील होता है। लेकिन अगर आप थॉट्स को चेंज कर दें और आप दूसरे बंदे को मार्जिन दें कि हो सकता है कि वो परेशान हो या बीमार हो या उससे गलती हो गई हो या उसके कहने से मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मैं उसको बदतमीज गर्दान देता हूँ, लेकिन मैं क्या इस बात पे गुस्सा भी महसूस करूँ, मैं ऐसा चूज नहीं करता। तो ये सारी थॉट्स हैं जिनको आप रीफ्रेम कर सकते हैं। तो वही स्टिमुलस या वही ट्रिगर जो है वो आपके लिए उतना नेगेटिविटी का बाइस नहीं बनता। एक और आपको मैं मिसाल देता हूँ कि एक मार्केट है, वहां पे दो लोगों की दुकानें हैं, मार्केट में आग लग जाती है और दोनों लोगों की दुकान जल जाती है। एक शख्स वहां पे आता है और वो अपनी दुकान को जलता हुआ देखता है तो उसके अंदर बहुत नेगेटिव इमोशंस जो है वो जनरेट होते हैं। उसको बहुत गुस्सा भी आता है और उसको बहुत एंजाइटी भी फील होती है और उसको इस किस्म की फीलिंग्स आती हैं कि शायद उसका सब कुछ उससे छीन गया। वो अपनी ज़बान से भी इस बात का इजहार करता है कि मेरा सरमाया डूब गया है और मैं कहीं का नहीं रहा, और उसके अंदर जो ये नेगेटिव फीलिंग्स पैदा हो रही हैं हो सकता है कि वो उसको फिजिकली भी बहुत कमज़ोर कर दें और अल्टीमेटली उसको वो हार्ट अटैक तक भी पहुंचा सकती हैं। दूसरा शख्स है, वो भी उसके साथ भी यही स्टिमुलस है, यही ट्रिगर है, लेकिन वो इस सारी सिचुएशन को डिफरेंट थॉट पैटर्न से ऑब्जर्व करता है कि अंदर जो थॉट्स क्रिएट होती हैं वो ये होती हैं कि अल्लाह ताला ये आपका दिया हुआ माल था, आपने वापस छीन लिया, तो अब आप सब्र भी अता करें। या वो ये सोचता है कि जिस खुदा ने मुझे पहले दिया था वो दोबारा भी दे देगा। या वो इस तरह सोचता है कि अच्छा दुकान जल गई है लेकिन शुक्र है कि जान बच गई है, मैं दुकान के अंदर नहीं था। तो इस तरह सोचने से उसके अंदर उतनी नेगेटिव फीलिंग्स पैदा नहीं होंगी, बल्कि वो अपने अंदर एक एम्पावरमेंट फील करेगा। आमतौर के ऊपर चूंकि स्टिमुलस और थॉट का प्रोसेस होना और हमारे अंदर इमोशनल रिएक्शन का पैदा होना ये इतना फास्ट और रैपिड अमल होता है, और चूंकि हमारी थॉट्स जो हैं वो वक्त के साथ साथ पक्की हो चुकी होती हैं, तो इसलिए हमें उनको दोबारा सोचने की का मौका नहीं मिलता और हम उनको ऑब्जर्व नहीं कर पाते। तो जो लोग स्टिमुलस में और इमोशनल रिएक्शन के दरमियान में एक गैप क्रिएट कर लेते हैं तो अपनी थॉट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस गैप को क्रिएट करना ये एक एबिलिटी है। इस चीज को एक लाइफ स्किल के तौर के ऊपर अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। बल्कि इमोशनल मैनेजमेंट एक कंप्लीटली एक लाइफ स्किल है जिससे आप प्रैक्टिस के साथ इसके अंदर मास्टरी हासिल कर लेते हैं। ऑब्वियसली जब आप एक नए बिलीफ के साथ और नई अंडरस्टैंडिंग के साथ किसी चीज को स्टार्ट करते हैं तो शुरू में आसान नहीं होती। कोई भी लाइफ स्किल जो है उसको सीखना शुरू में आसान नहीं होता। जिस तरह कुछ लोग ड्राइविंग को सीखते हैं तो वो शुरू से ड्राइवर नहीं होते, बल्कि उस स्किल को अंडरस्टैंड करने के लिए कॉन्शियसली अवेयर हो जाते हैं। वो उसके पूरे प्रोसेस को जो है वो कॉन्शियसली ऑब्जर्व करते हैं और फिर प्रैक्टिस के साथ वो मास्टरी डेवलप कर लेते हैं। तो इसी तरह इमोशनल मैनेजमेंट की मास्टरी जो है, थॉट्स को ऑब्जर्व करना और थॉट्स को रीफ्रेम करना, स्टिमुलस और इमोशनल रिएक्शन के दरमियान गैप क्रिएट करना, ये भी एक स्किल है, और वक्त के साथ प्रैक्टिस के साथ इसके अंदर मास्टरी हासिल हो जाती है और इमोशनल मैनेजमेंट और उसके रिस्पॉन्स के अंदर ओवरऑल वेलबीइंग जो है वो बेहतर हो जाती है। जब आप गैप को क्रिएट करना चाह रहे होते हैं और आप अपनी थॉट्स को जो है और स्पेशली नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव रीफ्रेम करना चाह रहे होते हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि पहले आपके अंदर एक सुकून हो, आपके अंदर एक पीस हो। अगर आपकी थॉट्स के अंदर ऑलरेडी टर्माइल है, क्योस है, तो चांसेस ये हैं कि आप अपनी थॉट्स की मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे, आप पॉजिटिव नहीं सोच पाएंगे। तो अपने अंदर ज्यादा पीस को क्रिएट करना, अपने अंदर ज्यादा सुकून को क्रिएट करना इमोशनल मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है।
हम अपने अंदर कैसे पीस क्रिएट कर सकते हैं? उसकी 2 चीज़ें जो मैं आपको टिप्स देना चाहता हूँ वो बहुत आसान है। नंबर 1 कि आप फिजिकल एक्सरसाइज वर्कआउट कीजिए। फिजिकल एक्सरसाइज करने से हमारे अंदर ऐसे हार्मोन्स और ऐसे केमिकल्स जनरेट होते हैं जिससे हमें ट्रैंक्विलिटी की और सुकून की फीलिंग्स जनरेट होती हैं, हमारे अंदर ठहराव पैदा हो जाता है। और सेकेंडली स्पिरिचुअल एक्सरसाइज करने की हैबिट को अपनाना चाहिए, और जिसमें नेमली मेडिटेशन है। मेडिटेशन जो है वो आपके अंदर एक पीस और सुकून जो है उसको पैदा कर देती है, और ऐसा ट्रैंक्विलिटी आपके अंदर पैदा करती है जो कि लॉन्ग टर्म होती है। मेडिटेशन से आपका इमोशनल रिएक्शंस के साथ, इमोशनल रिस्पॉन्सेस के साथ जो एक रिलेशनशिप है वो भी चेंज हो जाता है। नाउ आई समराइज द होल इमोशनल मैनेजमेंट प्रोसेस बिफोर आई गिव यू सम क्विक टिप्स कि आप अपने इमोशंस को जरूरत पड़ने के ऊपर कैसे बेहतर कर सकते हैं। इमोशनल मैनेजमेंट स्टार्ट्स विद द बिलीफ दैट यू कैन manage your emotions, observe your emotions, identify your emotions, and label your emotions that how you are feeling. Then identify the triggers. फिर जो ट्रिगर्स के साथ जो अटैच थॉट्स हैं उन्हें ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए, और थॉट्स को रीफ्रेम करें किसी पॉजिटिव वे के अंदर। पॉजिटिव थॉट्स जो हैं वो आपके अंदर पॉजिटिव इमोशंस जो हैं वो क्रिएट करते हैं। नाउ आई कम टू सम फ्यू टिप्स कि अगर आपको जब चैलेंजिंग सिचुएशन आ जाती है तो आप फौरी तौर के ऊपर अपने इमोशंस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। आप अपने लिए इमोशनल बूस्टर्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई जरूर करके रखिए कि अगर आपको नेचर में वॉक करना अच्छा लगता है, किसी दोस्त के साथ बात करना अच्छा लगता है, किसी अच्छी किताब को पढ़ना अच्छा लगता है, तो जब आपके लिए चैलेंजिंग सिचुएशंस आ जाएं तो जो आपके इमोशनल बूस्टर्स हैं उनको ज़रूर आप याद रखिए, ताकि आप फौरी तौर के ऊपर अपने माइंड को, अपने फोकस को शिफ्ट कर सकें। जिन एक्टिविटीज को आप पैशन के साथ करते हैं उनको जरूर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जिस वक्त हम किसी एक चीज के ऊपर गौर करते हैं, उसको जब हम पैशन से कर रहे होते हैं तो फिजिकली, साइकोलॉजिकली इट बिकम्स इम्पॉसिबल कि आपके अंदर बैड या नेगेटिव इमोशंस जो हैं वो भी स्टे करें। इसके अलावा ये कि आप वो ट्रिगर्स, वो लोग जिनकी वजह से आपके अंदर बैड इमोशंस पैदा हो रहे हैं, आप उनके ऊपर ध्यान कम दीजिए, और जो उनकी गलतियां हैं उनको माफ़ करने की कोशिश कीजिए। लोगों के अंदर पॉजिटिविटी और गुडनेस को तलाश कीजिए। अगर आप किसी इंसान को बहुत ज़्यादा उसकी बुराई की तरफ, या उसके अंदर क्या कमी है या वो आपके लिए कैसे बुरा साबित हो रहा है, अगर आप इसी के पे गौर करेंगे तो उसके हर एक्शन से आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस जनरेट होंगे। आप लोगों के अंदर गुडनेस को तलाश कीजिए, इससे आपको उस खास शख्स से या उस खास ट्रिगर से या उस खास इवेंट से, सर्कमस्टांसेस से जो बैड फीलिंग्स मिलती हैं उनको मैनेज करने का मौका मिल जाता है। और साइंस हमें ये बताती है कि स्माइल करने की प्रैक्टिस करने से भी हमारे अंदर इमोशंस, पॉजिटिव इमोशंस जो हैं वो बेहतर हो जाते हैं। फिजियोलॉजी में ये इम्पॉसिबल हो जाता है कि अगर आप स्माइल करें और उसके बावजूद भी आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस जो है वो स्टे करें। थॉट मैनेजमेंट में और गैप क्रिएट करने में एक छोटी सी टिप ये है कि हम जंग की तैयारी जो है वो ज़माना अमन के अंदर करते हैं। चूँकि हमारे इमोशनल रिस्पॉन्सेज जो हैं वो हमारी थॉट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो जब आपकी लाइफ के अंदर कोई स्टिमुलस या कोई ट्रिगर जो है आप उसको कैच कर लेते हैं कि इससे आपकी वजह से आपके अंदर जो है वो बैड इमोशंस पैदा हुए हैं, तो उस टाइम को तो आप किसी फौरी बूस्टर के साथ या किसी और टिप के साथ जो है वो टाइम आप गुजार सकते हैं। लेकिन जब आपका अपना टाइम होता है, पीस टाइम होता है, तो उसके अंदर उसको दोबारा रिव्यू कीजिए, और ये वो टाइम होता है जिसके अंदर आप अपनी थॉट्स को रीफ्रेम कर सकते हैं, ताकि जब हीट ऑफ बैटल के अंदर जब स्टिमुलस जो है वो यकदम ट्रिगर हो जाए तो आपके जो पुराने थॉट पैटर्न्स हैं वही फायर ना हो जाएं, क्योंकि उन थॉट पैटर्न से बैड इमोशंस क्रिएट होते हैं। बल्कि ये जो आपकी नई प्रिपेयर्ड थॉट्स हैं, इनका जो सेट है वो फौरी तौर के ऊपर एक्टिवेट हो जाए, और आप अपने लिए गुड इमोशंस जो हैं उनको मैनेज कर सकें, उनको कल्टीवेट कर सकें और उनको एनहांस कर सकें। आई होप कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इमोशंस के हवाले से दी है वो आपके लिए किसी हद तक फ़ायदेमंद ज़रूर साबित होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।